हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ASP.NET कोर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका क्या नाम है मॉडल बाइंडिंग। भाई देखो, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी आप ASP.NET कोर को यूज़ करके कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर मॉडल बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी वर्किंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक .NET डेवलपर के लिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, जिसके अंदर हमने टैग हेल्पर्स को यूज करके फॉर्म बनाना सीखा था, तो वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करूंगा। पहले आपको मॉडल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर फॉर्म का डेटा किस तरह से हम अपने मॉडल क्लास के साथ बाइंड करते हैं वो भी मैं आपको आज के इस लेक्चर में समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 31 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मॉडल बाइंडिंग। अब देखो, मॉडल बाइंडिंग में ये जो मॉडल है, इससे क्या मुराद है? मॉडल मतलब मॉडल क्लास और बाइंडिंग मतलब बाइंड करना, मैप करना, कनेक्ट करना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल बाइंडिंग की डेफिनेशन क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मॉडल बाइंडिंग इन ASP.NET Core MVC मैप्स डेटा फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट टू एक्शन मेथड पैरामीटर्स। मतलब देखो क्या कॉन्सेप्ट है मॉडल बाइंडिंग का। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मॉडल बाइंडिंग होता है ASP.NET Core में, ये क्या काम करती है? ये दो चीजों को कनेक्ट करने का काम करती है, मैप करने का काम करती है। और वो दो चीजें कौन सी? यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट मतलब URL के अंदर जो भी हम अपना रूट लिखते हैं, जो भी हम अपना URL लिखते हैं, उसको यहाँ पे कहा जा रहा है HTTP रिक्वेस्ट। भाई जब भी आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, आप क्या करते हो? उसका कोई URL लिखते हो ना, तो उसी को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि मॉडल बाइंडिंग क्या काम करता है कि जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है उसको बाइंड करता है, मैप करता है, किसके साथ? आपके एक्शन मेथड के पैरामीटर्स के साथ। भाई देखो, आपको पता है हम कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड्स बनाते हैं और एक्शन मेथड्स कोई पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई आपकी जो URL है, आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट है, उसके अंदर अगर आप कोई डेटा पास कर रहे हो, कोई रूट डेटा पास कर रहे हो, उसको हमें कहाँ पे मैप करना है, कहाँ पे कनेक्ट करना है? एक्शन मेथड के पैरामीटर्स के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मॉडल बाइंडिंग। भाई देखो, इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आप समझ लो कि ये HTTP रिक्वेस्ट है, मतलब ये हमारा URL है। URL के अंदर मैं किस चीज को एक्सेस कर रहा हूँ? देखो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट मतलब हमारा कंट्रोलर है, एडिट हमारा एक्शन मेथड है, और यहाँ पे जो टू है ये आप समझ लो कि वो हमारा पैरामीटर है। किसका पैरामीटर? हमारे एडिट वाले एक्शन मेथड का पैरामीटर है। ठीक है, मतलब URL मैंने लिखा student/edit/2। तो ये जो हमारे पास URL है, ये जो हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट है, ये किसके साथ बाइंड होगी? हमारे कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड है, देखो जिसका क्या नाम है एडिट, और इसके अंदर देखो एक पैरामीटर बना हुआ है जिसका क्या नाम है ID। इसका मतलब ये एक ऐसा एक्शन मेथड है जो कि एक ID पैरामीटर, मतलब एक इंटीजर वैल्यू क्या करेगा? अपने इस ID पैरामीटर में स्टोर करेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये जो एडिट के बाद मैं यहाँ पे 2 पास कर रहा हूँ, तो ये जो 2 है ना, ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा? ये हमारे इस ID पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर होगा। सही है, मतलब ये जो हमारा URL है, ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ HTTP रिक्वेस्ट, और इस HTTP रिक्वेस्ट को मैं बाइंड कर रहा हूं, मैप कर रहा हूं, किसके साथ? हमारे एक्शन मेथड पैरामीटर के साथ। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा URL है, ये जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट है, इसको एक्शन मेथड के पैरामीटर के साथ बाइंड करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है ASP.NET कोर के अंदर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मॉडल बाइंडिंग। मतलब ये जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट है, इसको जो एक्शन मेथड के पैरामीटर के साथ बाइंडिंग करवाई जा रही है, ये कौन करवा के दे रहा है? आपका मॉडल बाइंडिंग, या अक्सर इसको किसी जगह पे मॉडल बाइंडर भी कहा जाता है। तो ये जो कनेक्शन हो रहा है ना, इसी को मैं कह रहा हूं मैपिंग। मतलब ये वही टर्मिनोलॉजी है मैपिंग जो कि ASP.NET कोर के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, फिर देखो इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसी डायग्राम को यहाँ पे आ जाओ। जिस तरह मैंने बताया, हमारा ये URL HTTP रिक्वेस्ट है, जिसके अंदर हमने ये URL लिखा है, और URL कहाँ पे लिखते हैं? आपको पता है ब्राउजर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा एक्शन मेथड है, जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है, तो भाई देखो आपको पता है कि जब भी आप कोई URL लिखते हो ना, MVC पैटर्न के अंदर सबसे पहले हमारे पास राउटिंग चेक की जाती है। मतलब कि ये जो रूट, ये जो URL आपने अपने ब्राउजर में लिखा है, क्या ये एक्सेस करता है?
तो इसका मतलब आपका जो यूआरएल है उसके लिए सबसे पहले जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, राउटिंग। मतलब जो आपके इस रूट को, इस यूआरएल को चेक करता है कि भाई इससे रिलेटेड क्या हमारे एक्शन मेथड मौजूद हैं, क्या हमारे कंट्रोलर वगैरह मौजूद हैं जो कि इस यूआरएल को एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जब आप यूआरएल लिखते हो तो सबसे पहले आपका राउटिंग यहाँ पे चेक होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो मैंने 2 पास किया है ना एडिट के बाद, ये 2 इसको मैं क्या कह रहा हूँ, राउट डेटा। तो यही जो हमारा राउट डेटा है, ठीक है, इसको मैप किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है एक्शन मेथड के पैरामीटर के साथ। और कब मैप किया जाता है, जब आपका यूआरएल वैलिड होता है, मतलब जब आपका यूआरएल राउटिंग चेक कर लेता है उसके बाद हमारी ये मॉडल बाइंडिंग अचीव होती है। मतलब अगर आपका रूट गलत है, अगर आपका यूआरएल गलत है तो कभी भी मॉडल बाइंडिंग हमारे पास एक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। पहले इसका प्रैक्टिकल बताता हूं और बाद में जो इसकी बाकी की थियरी है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो 2022 में और यहाँ पे आके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो MVC टेम्पलेट को यूज करके बनाऊंगा ताकि जो मॉडल व्यू कंट्रोलर के फोल्डर्स हैं वो हमें मिल जाएं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का जो नाम है वो रखता हूँ मॉडल बाइंडिंग ASP कोर, ठीक है। ये मैंने एप्लीकेशन का नाम रख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। .NET 6 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, .NET Core 6, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपको नाम नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो होम कंट्रोलर है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे आ जाओ program.cs फाइल के अंदर। इसके अंदर आपको पता है ना वो जो MVC के लिए हमारे पास कन्वेंशन मौजूद होती है, ये वाली देखो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होम कंट्रोलर का कौन सा एक्शन मेथड चलता है, इंडेक्स वाला, और आईडी आपके पास ऑप्शनल होती है। और यही कन्वेंशन मतलब यही पैटर्न हमारे पास फॉलो होता है जब भी हम कंट्रोलर्स और एक्शन मेथड्स के साथ काम करते हैं। मतलब यूआरएल में सबसे पहले आपको कंट्रोलर पास करना है, फिर स्लैश लगा के फिर आपको एक्शन मेथड पास करना है और फिर आईडी ऑप्शनल होती है, तभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। और भाई देखो जब मैं अपने कंट्रोलर और एक्शन मेथड के साथ कोई भी आईडी पास करता हूँ जिस तरह 1 2 3, तो उसी को बेसिकली मैं कहता हूँ रूट डेटा या रूट वैल्यूज, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा होम कंट्रोलर है और इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको कुछ एक्शन मेथड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सेपरेट एक्शन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ डिटेल्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मॉडल बाइंडिंग क्या होती है कि आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट होती है, जो यूआरएल होता है उसको एक्शन मेथड के पैरामीटर्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पैरामीटर बनाता हूँ इंटीजर आईडी, ठीक है, मतलब उसकी डेटा टाइप आईडी है। और इसी के साथ देखो मैं यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर भी बना लेता हूँ, ठीक है। आप मल्टीपल पैरामीटर बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी मैं यूआरएल में कोई नंबर या कोई भी स्ट्रिंग पास करता हूँ तो हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा और यूआरएल के अंदर जो भी डेटा है वो इन पैरामीटर्स में आके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो एक्शन मेथड है इसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। मैं उसको क्या रख रहा हूँ, स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखो ये मैं व्यू हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो देखो किस तरह से यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे आईडी इज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ये आईडी वाला पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे मजीद कॉन्कैटिनेट करता हूँ किसके साथ, नेम के साथ। और यहाँ पे कह देता हूँ नेम इज, और यहाँ पे मैं ये जो नेम वाला पैरामीटर है उसको यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे आके स्टोर होंगी उसको मैं इस तरह से स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। तो ये देखो अभी तो ये हमारा होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चल रहा है ना। मैं यहाँ पे अपने यूआरएल के अंदर देखो क्या कहता हूँ, /home, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ /details, ठीक है। डिटेल्स वाला यहाँ पे मैं एक्शन मेथड कॉल कर रहा हूँ और आप देखो मैं यहाँ पे आईडी पास करता हूँ, ठीक है। स्लैश लगा के मैं यहाँ पे 5 पास करता हूँ। लेकिन भाई देखो मैंने क्या कहा था कि मैं अपने यूआरएल की मैपिंग करवाऊंगा, HTTP रिक्वेस्ट की मैपिंग करवाऊंगा एक्शन मेथड के पैरामीटर्स के साथ। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने आईडी तो पास कर दी, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने अपने इस यूआरएल के अंदर कहीं भी नेम पास नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके अभी इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो मैं इसको जूम करता हूँ, आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। देखो आईडी क्या है 5, लेकिन नेम के अंदर कुछ भी एंटर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अब मैं नेम भी एंटर करता हूँ, लेकिन भाई देखो नेम मैं किस तरह से एंटर करूंगा। यहाँ पे देखो ये जो आईडी थी ये तो मैंने अपने इस यूआरएल की जो कन्वेंशन होती है हमारे पास MVC के अंदर,
.NET कोर के अंदर, तो वो तो मैंने आईडी यहाँ पे पास कर दी, लेकिन अब मैं नेम किस तरह से पास करूंगा, क्योंकि वो तो हमारी कन्वेंशन के अंदर मौजूद नहीं है। उसको मैं पास करूंगा क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से। किस तरह भाई, देखो क्यूरी स्ट्रिंग जब भी आप जनरेट करते हो तो यहाँ पे आप सबसे पहले लगाते हो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पे मैं वही नाम रखता हूँ जो कि मैंने अपने पैरामीटर का नाम रखा है, और वो क्या है, नेम। और इसके अंदर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल अपना नाम पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ आदिल। तो भाई आप कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे देखो ये 5, इसको मैं रूट डेटा कह रहा हूँ ना, तो ये जो 5 है ये आईडी पैरामीटर के साथ जाके मैप हो जाएगा, और ये जो नेम है जिसके अंदर क्या है, आदिल, ये हमारे पास वो जो नेम वाला पैरामीटर था एक्शन मेथड का, उसके साथ जाके मैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं एंटर करूं तो ये देखो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, आईडी इज 5 एंड नेम इज आदिल। और भाई देखो ये वाला जो पोर्शन है ना क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, ठीक है, इस पोर्शन को मैं कह रहा हूं क्यूरी स्ट्रिंग, और ये जो 5 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूं राउट डेटा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और भाई याद रखना कि ये वाला जो डेटा है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा आ सकता है किसी फॉर्म के थ्रू। ठीक है, मतलब आप कोई सर्चिंग वगैरह कर रहे हो किसी फॉर्म के थ्रू, जिस तरह आप गूगल पे करते हो ना, गूगल पे जब भी आपको सर्चिंग करते हो तो इस तरह की आपकी क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट होती है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। अभी तो यहाँ पे मैंने खुद से राइट कर लिया ना, लेकिन ये डेटा हम मोस्टली फॉर्म से गेट करते हैं। लेकिन भाई देखो हम अपनी क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर ना ये मल्टीपल नेम वैल्यू पेयर्स भी बना सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई देखो एक तो आईडी मैंने यहाँ पे पास की हुई है ना, लेकिन अगर मुझे आईडी इसी तरह से पास करनी हो जिस तरह से मैंने नेम पास किया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूआरएल के अंदर आप ये एम्परसेंड यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूं आईडी, और आईडी के अंदर यहां पे मैं पास कर देता हूं 7। लेकिन भाई अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, मतलब आईडी अब मैं 2 जगह पास कर रहा हूं। ठीक है, एक तो यहां पे देखो रूट डेटा में पास कर रहा हूं, और एक मैं यहां पे क्यूरी स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं। तो भाई एक बात याद रखना, यहां पे हमारे पास एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, ऑर्डर कैसे कि भाई सबसे पहले ये रूट डेटा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपकी क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा यहां पे एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर मैं अभी यहां पे आके एंटर करता हूं तो मुझे ये 7 नजर नहीं आएगा, मुझे क्या नजर आएगा, 5, क्योंकि ये जो 5 है इसका ऑर्डर पहले है, और ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है इसका ऑर्डर बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो ये देखो अभी भी आपको आईडी क्या शो रही है, 5 शो रही है। लेकिन अगर अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखो ये जो /5 था इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मतलब अब आईडी मैं रूट डेटा की मदद से नहीं दे रहा बल्कि यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से दे रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो आप देखना, ये देखो अब क्या शो करवा रहा है, आईडी 7 एंड नेम इज आदिल। मतलब जब यहाँ पे आपके रूट डेटा के अंदर आईडी की वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो उसके बाद वो कहाँ पे देखेगा, आपकी क्यूरी स्ट्रिंग को चेक करेगा, और अगर क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर आईडी होगी तो उसे पिक करके यहाँ पे रेंडर करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपने याद रखना है कि पहले रूट डेटा और उसके बाद आपकी क्यूरी स्ट्रिंग। भाई देखो इस ऑर्डर के अंदर ना 3 चीजें होती हैं, वो तीसरी चीज कौन सी होती है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले आप यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो भाई देखो एमबीसी के अंदर ना इसी तरह से काम होता है, मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे यूआरएल क्यूरी स्ट्रिंग वगैरह जनरेट हो रही है उसको किस तरह से आप मैप करवाओगे अपने एक्शन मेथड के पैरामीटर्स के साथ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा है ये तो सिंपल एक मॉडल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि किस तरह से बाइंडिंग हो रही है। लेकिन भाई देखो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, टैग हेल्पर्स को यूज करके हमने एक फॉर्म बनाया था। तो भाई अगर मुझे उस फॉर्म को बाइंड करना हो अपनी किसी मॉडल क्लास के साथ, ठीक है, तो वो काम मैं किस तरह से करूंगा, मतलब फॉर्म मैं सबमिट करूंगा और उसका डेटा किसी मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाना चाहिए। मतलब हमारे फॉर्म की जो वैल्यूज हैं वो मैप किसके साथ हो जाए, हमारी एक मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैप हो जाए। ठीक है, तो ये काम अब मैं करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डायग्राम समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पैरामीटर्स मे बी सिंपल टाइप्स, मतलब एक्शन मेथड के जो पैरामीटर्स हैं वो सिंपल टाइप्स के भी हो सकते हैं। सिंपल टाइप मतलब सिंपल डेटा टाइप। सिंपल डेटा टाइप कौन कौन सी होती है, सच एज आपका स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। जिस तरह हमने अभी जो पैरामीटर बनाए थे एक्शन मेथड के अंदर वो इंट था या स्ट्रिंग था, तो ये सिंपल टाइप्स में आ गया। ठीक है, और दे मे बी कॉम्प्लेक्स टाइप लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर, ऑर्डर एक्सेट्रा। मतलब ये आपकी कॉम्प्लेक्स टाइप भी हो सकती है। जिस तरह भाई देखो हम अपनी कोई क्लास बनाते हैं ना, मॉडल क्लास बनाते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर वगैरह हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप भी हम अपने एक्शन मेथड के पैरामीटर में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि भाई जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्म बनाया था उसको अगर हमें मैप करवाना है, बाइंड करवाना है अपने किसी मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज के साथ, तो वो काम हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो वो जो लास्ट क्लास वाला प्रोजेक्ट था वो मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये देखो, ये मैंने वही प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लिया जिसके अंदर हमने टैग हेल्पर्स को यूज करके कंप्लीट फॉर्म बनाया था। इस प्रोजेक्ट का नाम देख लो, टैग हेल्पर्स डेमो। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और इसके अंदर बताता हूँ कि हमने कौन कौन सी फॉर्म फील्ड्स बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आके रन करते हैं इसको। तो ये देखो, ये आपको फॉर्म नजर आ रहा है। ठीक है, नेम है, जेंडर है, एज है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, फिर मैरिड में हमने रेडियो बटन बनाया था येस और नो, और फिर लास्ट में यहाँ पे देखो एंटर डिस्क्रिप्शन हमने ही बनाया था। और जब हम सबमिट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, देखो ये जो हमारा फॉर्म था इसके शुरू में आप देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि भाई जब मैं अपना ये फॉर्म सबमिट करूंगा तो होम कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड के पास जाएगा, इंडेक्स एक्शन मेथड के पास जाएगा, और वो जो हमारे पास मेथड है वो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी जिसके अंदर ये हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड मैंने अपनी एम्प्लॉय मॉडल क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो हमारे जो मॉडल्स का फोल्डर है इसके अंदर देखो आपको employee.cs नजर आ रही होगी। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये देखो आपको नजर आ रही है प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज को मैंने बाइंड किया हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये जो हमारा फॉर्म है इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। क्योंकि भाई देखो यही जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे दी है ना, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि ASP4 का मैंने एक टैग हेल्पर यूज किया था, तो यही जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये नेम के टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या दी है, नेम। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का जितना भी डेटा है वो कहाँ पे जाके बाइंड होगा, वो बाइंड होगा यहाँ पे हमारे पास ये जो एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे वो जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका डेटा यहाँ पे आके पास होगा, यहाँ पे आके मैप होगा, बाइंड होगा। तो इसी तरह ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है वो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म की अलग अलग इनपुट फील्ड के साथ यहाँ पे क्या हुई हुई है, कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि इसी तरह बाइंडिंग होती है। मतलब अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई जो ASP4 है इसके अंदर आपने प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर दिया और ये जो हमारी एम्प्लॉय मॉडल क्लास है इसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी का नाम चेंज होगा तो कभी भी बाइंडिंग परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, इसकी मैंने जो मेथड है वो क्या रखा है, यहाँ पे पोस्ट रखा है। ठीक है, और ये कहाँ पे जाएगा, होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन मेथड के पास जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आ जाओ हमारे कंट्रोलर के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे देखो, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा होगा हमारा इंडेक्स है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंडेक्स वाला मेथड है ये अभी हमारे पास किसके लिए चलेगा, गेट रिक्वेस्ट के लिए चलेगा। लेकिन भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब भी मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा तो डेटा आएगा हमारे पास इंडेक्स सेक्शन मेथड के पास। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है ना इसकी मैं यहाँ पे एक दूसरी कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ, और वो कौन सा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे देखो वो एट्रीब्यूट है हमारे पास HTTP पोस्ट। ठीक है, इसका मतलब कि भाई जब मैं अपनी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करूंगा तो हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि गेट रिक्वेस्ट के साथ काम कर रहा है। लेकिन जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा तो वो जो फॉर्म की सबमिशन है वो कौन हैंडल करेगा, वो हमारे पास ये वाला जो एक्शन मेथड है जिसके ऊपर मैंने HTTP पोस्ट लगाया ये हैंडल करेगा। और वो फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको मैं गेट करता हूं कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो जो हमारी एम्प्लॉय मॉडल क्लास है, ठीक है, उसका यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ ई। आप इसका नाम EMP भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। और भाई यहाँ पे देखो ये जो मॉडल क्लास है, ठीक है, इसका जो नेम स्पेस है वो कहाँ पे रजिस्टर हुआ है, यहाँ पे देखो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर व्यू इंपोर्ट्स की फाइल होती है ना, देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास नेम स्पेस है वो यहाँ पे रजिस्टर हुआ है क्योंकि ये वाली जो फाइल होती है व्यू इंपोर्ट्स ये हमारे सारे व्यूज के साथ शेयर्ड होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो एरर नहीं आ रहा, वरना अक्सर जब आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो, ठीक है, कंट्रोलर में चलते हैं, जब भी आप इस तरह से लिखते हो तो अक्सर एरर आता है और आपको नेम स्पेस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, क्या रख दिया, स्ट्रिंग। मतलब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। इसका मतलब भाई यहाँ पे देखो ये जो मैंने एम्प्लॉय का ई ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ई ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब जब मैं अपने इस फॉर्म का डेटा यहाँ पे सबमिट करूंगा, ठीक है, अपने इस फॉर्म का डेटा सबमिट करूंगा तो होगा क्या कि जितनी भी हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं उनका डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, उनका डेटा हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर स्टोर होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास नेम है ना, मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ। ठीक है, नेम के साथ यहाँ पे देखो मैं कॉन्कैटिनेट क्या करवाऊंगा, देखो ई डॉट नेम। मतलब वो जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका डेटा ई के अंदर जाके कहाँ पे स्टोर होगा, ई डॉट नेम के अंदर स्टोर होगा। उसी को यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे डबल कोड लगाता हूँ और नेम के बाद हमारे पास क्या है देख लेते हैं। देखो नेम के बाद जेंडर है, एज है और डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको फास्ट फॉरवर्ड में चलाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में इसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, देख रहे हो, मतलब हमारे पास ये जो पूरा का पूरा फॉर्म था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर हुआ, एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई के अंदर सारी प्रॉपर्टीज थी, उसके अंदर हमारे फॉर्म का डेटा स्टोर हुआ। तो देखो वन बाय वन यहाँ पे देखो ई डॉट लगा के जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको मैंने उसके अपने अपने स्ट्रिंग के साथ क्या कर लिया, कॉन्कैटिनेट कर लिया। ठीक है, ताकि हमें रिजल्ट एक प्रॉपर यहाँ पे नजर आए जब हम अपना फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये वाला एक्शन मेथड चलेगा जिसके अंदर HTTP पोस्ट है। तो फॉर्म का जितना भी डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर होगा और अपने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से यहाँ पे देखो मैं सारी प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करके प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि इसकी मैपिंग बिल्कुल सही तरह से हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल अपना नेम डाल देता हूँ आदिल। ठीक है, यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल, एज में यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30, और फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन में यहाँ पे क्या देता हूँ मैनेजर, सैलरी हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल 45K। ठीक है, मैरिड में यहाँ पे कर देता हूँ नो। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे आके मैंने कुछ फेक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो अब रिजल्ट देखना, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही मैंने अपने फॉर्म का डेटा सबमिट किया तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो नेम क्या है आदिल, जेंडर था मेल, ठीक है, एज 30, डेजिग्नेशन मैनेजर, सैलरी यहाँ पे 45K, फिर देखो मैरिड नो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने टेक्स्ट एरिया में डाला था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अपने फॉर्म का जो डेटा है उसको बाइंड करवा सकते हो अपनी मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी के साथ आफ्टर सबमिशन। तो जब हम आगे जाके अपने फॉर्म का डेटा गेट करके उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे तो वहां पे भी हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपने बहुत ज्यादा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, आगे आ जाओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या समझा रहा है, हाउ मॉडल बाइंडिंग वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, when MVC receives an HTTP request, it routes it to a specific action method of a controller। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी MVC एप्लीकेशन आपकी HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करती है, मतलब आपके URL को रिसीव करती है, तो सबसे पहले उसका राउट चेक किया जाता है और फिर उसे कहाँ भेजा जाता है, किसी कंट्रोलर के एक्शन मेथड के पास, किसी स्पेसिफिक एक्शन मेथड के पास, मतलब उसी एक्शन मेथड के पास जो आपने URL के अंदर HTTP रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट किया है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, it determines which action method to run based on what is in the root data, then it bind values from the HTTP request to that action method parameter। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हमारी राउटिंग होती है ना, ठीक है, उसके थ्रू ये डिटरमाइन होता है, ये समझा जाता है कि भाई कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, और वही एक्शन मेथड कॉल होता है जो कि आपने अपने रूट डेटा में पास किया होता है, मतलब जो आपने अपने URL के अंदर लिखा होता है उसी से रिलेटेड आपका एक्शन मेथड कॉल होता है। और फिर आपके वो जो URL है उसके अंदर जितना भी रूट डेटा है, मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, उसको बाइंड किया जाता है आपके एक्शन मेथड के पैरामीटर्स के साथ। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आ जाओ, फिर यहाँ पे देखो, इन एडिशन टू राउट वैल्यूज MVC विल बाइंड डेटा फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द रिक्वेस्ट एंड इट डज सो इन अ सेट ऑर्डर। भाई मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आप URL लिखते हो, कोई भी HTTP रिक्वेस्ट लिखते हो, तो एक ऑर्डर फॉलो होता है, जिसके अंदर मैंने बताया कि सबसे पहले रूट डेटा को चेक किया जाता है, मतलब आईडी को चेक किया जाता है, उसके बाद आपकी क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा चेक किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है, बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डेटा सोर्सेज इन ऑर्डर दैट मॉडल बाइंडिंग लुक्स थ्रू देम। उस ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहली होती है फॉर्म वैल्यूज, उसके बाद होता है रूट वैल्यूज, और फिर सबसे एंड में आता है आपका क्यूरी स्ट्रिंग। देखो फॉर्म वैल्यूज किसे कह रहे हैं, यहाँ पे देखो, दीज आर फॉर्म वैल्यूज दैट गो इन द HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग द पोस्ट मेथड। तो भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो किसको दी जाती है, फॉर्म वैल्यूज को। मतलब जब भी आप अपने फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हो तो सबसे पहले ऑर्डर के अंदर जो आपकी फॉर्म वैल्यूज होती है ना, उसकी मैपिंग कराई जाती है आपके एक्शन मेथड के पैरामीटर के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे होती है आपकी राउट वैल्यूज। राउट वैल्यूज मतलब वो जो मैंने अपना होम कंट्रोलर पास किया था, डिटेल्स पास किया था, और उसके बाद स्लैश के बाद जो मैंने नंबर पास किया था जिसको मैं आईडी कह रहा था, उसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रूट वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, द सेट ऑफ रूट वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय राउटिंग।
मतलब जो भी आपका रूट डेटा होता है सेकंड में उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और फिर सबसे एंड में आपकी क्यूरी स्ट्रिंग, मैंने बताया था ना क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आप क्यूरी स्ट्रिंग लिखते हो उसके अंदर जो भी आप नेम वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा पास करते हो तो उसकी जो प्रायोरिटी होती है, उसका जो ऑर्डर होता है वो 3rd नंबर पे होता है। ठीक है, फिर आ जाओ हमारे पास लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का, और देखो क्या कह रहा है, नोट फॉर्म वैल्यूज, राउट डेटा एंड क्यूरी स्ट्रिंग्स आर ऑल स्टोर्ड एज नेम वैल्यू पेयर्स। मतलब समझ में आ रहा है कि जो भी आप फॉर्म वैल्यू सबमिट करते हो, जो भी आपका राउट डेटा होता है, जो भी क्यूरी स्ट्रिंग होती है, वो सारा आपके पास बेसिकली नेम वैल्यू पेयर्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल में बाइंडिंग हो रही होती है आपके फॉर्म वैल्यूज की आपकी मॉडल क्लास प्रॉपर्टी के साथ, वो हो रही होती है आपके नेम के थ्रू, क्योंकि आपके नेम के अंदर ही आपकी जो फॉर्म की वैल्यूज होती हैं, राउट डेटा होता है और क्यूरी स्ट्रिंग होता है, उसका डेटा स्टोर होता है। तो ये जो ऑर्डर में तीनों चीजें बताएं, इसका डेटा बेसिकली नेम वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होता है, जिसको हम की वैल्यू पेयर भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।